नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, आपकी डिमांड पे जैसा कि आपने बोला था कि एक वीडियो सिर्फ रिजर्व ट्रेंच वर्सेस स्पेशल ड्राइंग राइट्स पे, हमें ये समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और साथ ही साथ ये जो रिजर्व ट्रेंच का मैकेनिज्म दिखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, ये क्या है, ये किस तरीके से चलता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आप लोगों के लिए कर सकता था, मैं अलग अलग करेंसीज के नाम लेता। मेरी कोशिश ये है इस लेक्चर को डिलीवर करने में कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद इन दोनों ही टर्म से जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं या किसी भी सिविल सर्विसेज में, वो आप अटेम्प्ट कर पाओ और साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप इसका मैकेनिज्म समझा पाओ। ठीक है, तो इस कारण से मैंने इसको कुछ सिंप्लीफाइड मैनर में अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं आपको लेक्चर कैसा लगता है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है आईएमएफ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपने आईएमएफ वर्सेस वर्ल्ड बैंक का भी वीडियो जरूर देखा होगा, हम लोगों ने उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उसमें आपको दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो डिफरेंस समझ में नहीं आता है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। खैर, यहाँ पे जो आईएमएफ है ये फंड कैसे होता है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो दोस्तों, आईएमएफ फंड होता है उसके मेंबर्स के द्वारा, मतलब कि अगर आपको उस संस्था का मेंबर बनना है, डेट इज आईएमएफ, तो आपको उसकी मेंबरशिप लेना पड़ेगी। जैसे क्लब होते हैं ना, क्लब की मेंबरशिप कैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, मेंबरशिप मिल जाती है। तो इसी फंड के प्रोपोर्शनली दोस्तों आपको आईएमएफ क्या करता है, एक कोटा दे देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने क्लब में बहुत ज़्यादा पैसे जमा करें तो आपको बहुत बड़ा कोटा मिलेगा। अगर आपने क्लब में बहुत कम पैसे जमा करें तो आपको कम कोटा मिलेगा। मगर हाँ, उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए एक मिनिमम फीस भी होती है और मैक्सिमम तो कौन ही मना करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है और इसी कारण से ये जो कोटा आपको मिलता है, तो इस फंड को जो आप देते हो इसको कोटा कंट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। एक ही बात है कि पैसे दे के कोटा मिला तो एक तरीके से तो आप कोटा कंट्रीब्यूशन ही कर रहे हो ना, कोटा लेने के लिए। तो आपने एक चीज़ समझ ली अभी कि आईएमएफ का फंडिंग पैटर्न कैसा है, मेंबर्स फंड करते हैं तो कोटा मिलता है, इसलिए इसको कोटा कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर अब ये समझ में आ गया तो आप ये समझो कि ये जो कंट्रीब्यूशन आईएमएफ में कर रहा है मेंबर, वो कैसे करता है। तो वो करता है एक तो नेशनल करेंसी में और साथ ही साथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, तो दोस्तों आईएमएफ के जितने मेंबर्स हैं उन सब नेशंस की करेंसीज अलग अलग हैं। तो आईएमएफ ने क्या करा, उन्होंने एक बास्केट बना दी, बास्केट ऑफ सम करेंसीज। और ये कोई ऐसी वैसी नहीं, ये मेजर इंटरनेशनल करेंसीज हैं। और मेजर इंटरनेशनल करेंसीज का मतलब क्या होता है, जो वर्ल्ड ओवर ट्रेड करने में यूज की जाती हैं या जिनका इतना डोमिनेंस है कि ये पूरे वर्ल्ड पे राज करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी करेंसीज हैं, तो एज ऑफ फरवरी 2021 ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इस बास्केट में करेंसीज आती हैं वो है यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और हाल ही में एडअप हुई चाइनीज युआन, जिसको आप रेनमिनमी के नाम से भी जानते हो। हाँ, आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि इंडियन करेंसी से क्या भेदभाव है, मतलब क्या यहाँ पे रेसिज्म दिखा रहे हैं लोग। नहीं, एक्चुअली में ये जो एसडीआर बास्केट में करेंसी को एंट्री दी जाती है कि हाँ चलो आज से आपकी भी बास्केट में करेंसी रखी जाएगी, इसके दो क्राइटेरिया होते हैं मेजरली। एक तो होता है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया। ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू आर वन ऑफ द टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स तो आपकी करेंसी इस बास्केट में आ सकती है। तो टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर। और दूसरा क्राइटेरिया है कि कितना फ्रीली आपकी करेंसी यूज़ की जा सकती है फॉर ट्रेड पर्पस। और ये इस तरीके से देखी जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी का यूज़ करके कितने ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जो समझाता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू पूरे वर्ल्ड ओवर मार्केट में कितनी ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई देश आपकी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब आपके देश में के डूबने के चांसेस बहुत कम है, या मैं यूं कह दूं कि आपकी करेंसी की वैल्यू या उस पर जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और आखिरी सवाल आपका हो सकता है कि क्या अब हमारी करेंसी कभी भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स में नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिव्यू की प्रोसेस होती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जनरली, बट इफ सिचुएशन वारंटेड ये इससे पहले भी हो सकती है, जैसे युआन के डेट इज चाइनीज रिनमिन के केस में हुई थी। इसी के साथ रिव्यूज़ जो होते हैं वो इस कारण से होते हैं क्योंकि ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स डेट इज बास्केट ऑफ करेंसीज है, ये हमेशा
नई ट्रेंडिंग में रहना चाहिए, या मैं यूं कह दूं कि इसकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, और वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम इसके थ्रू देखा जा सके, इसलिए इसको कंटिन्यूसली रिव्यू किया जाता है और जनरली 5 ईयर्स में किया जाता है। तो अब मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आपने अभी तक क्या समझा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। IMF का मेंबर बनना है, फंडिंग करनी है, मेंबरशिप मिलेगी, कोटा का अमाउंट दे के आप मेंबर बने तो उसको कोटा कंट्रीब्यूशन भी बोल दिया। कंट्रीब्यूशन कैसे करा, नेशनल करेंसी में प्लस स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, बास्केट ऑफ करेंसीज देख ली, कैसे होती है ये देख ली, किस तरीके से हमारी नहीं है ये देख ली, और कैसे हो सकती है आपने ये देख ली। वापस से आते हैं दूसरी टर्म को समझने। अब ये रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पे ये एक बॉक्स टाइप चीज़ बनाता हूँ। अब ये बॉक्स आम सा बॉक्स नहीं है, आप ये समझ लो कि ये वो कोटा है जो कि आपको प्रोवाइड करना पड़ा मेंबर बनने के लिए, ये पूरा क्लियर। इसका मतलब ये पूरा अभी 100% है। तो रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, वो इसका एक पोर्शन होता है, इतना। ये वो पोर्शन होता है जहां पे कंट्री IMF को कुछ रिक्वायर्ड करेंसी देती है, जो कि जनरली 25% है। क्लियर। तो फिर से रिपीट करता हूं, ये जो पूरा बॉक्स है ये वो कोटा है जो इन अ फॉर्म ऑफ करेंसी कंट्री देती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को, और इसका एक पोर्शन जो कि हमने अभी देखा ये वाला, ये रिक्वायर्ड कोटा होता है जो बनाता है रिजर्व ट्रेंच को। इसका मतलब ये 25%, तो बाकी का 75%, हाँ बाकी का 75% रिजर्व ट्रेंच नहीं है, ये 25% ही आउट ऑफ टोटल कोटा आपका रिजर्व ट्रेंच कहलाता है। तो ये रिजर्व ट्रेंच बनाने की क्या जरूरत थी, और क्या साथ ही ये बाकी के कोटा सब्सक्रिप्शन से किसी तरीके से अलग है क्या? हाँ बहुत ज्यादा अलग है। अब मैं बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो सबसे पहला तो ये कि जो ये अमाउंट हमने नियर अबाउट 25% एज अ रिजर्व ट्रेंच सबमिट किया है इन द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये हमें एक्सेसिबल होता है विदाउट एनी फीस। मतलब कि मान लो हमारे देश पे कोई भी संकट आए तो हम सबसे पहले जाएंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास में, जैसे कि हम गए भी थे कब, 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे। तो हम इस ब्लू वाले से पैसा नहीं मांगेंगे, हम अपने रिजर्व ट्रेंच से पैसा मांगेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इससे पैसा उठाएंगे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे हमको फीस नहीं देना पड़ेगी। समझ में आई बात? बहुत ध्यान से सुनना, इसमें हमको फीस नहीं देना पड़ेगी। इसीलिए इस रिजर्व ट्रेंच को इस नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज फैसिलिटीज ऑफ फर्स्ट रिसॉर्ट। जैसे हम बोलते हैं ना RBI को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खुल जाता है, वहीं हम रिजर्व ट्रेंच को बोलते हैं फैसिलिटीज ऑफ फर्स्ट रिसॉर्ट। क्योंकि जब सबसे पहले पैसा लेने हम जाएंगे क्राइसिस में तो रिजर्व ट्रेंच से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं लगती। अब आपका सवाल होगा कि इस बाकी से अगर हमने पैसा उठाया तो क्या हमको फीस लगेगी? हाँ, ये हमको इन द फॉर्म ऑफ लोन मिलता है एंड वी हैव टू पे द इंटरेस्ट इन टर्न। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये रिजर्व ट्रेंच की पोजीशन है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज। कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कि आपका स्टार्टिंग में ये जो 25% था, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये था, मतलब आप 100 रुपये ले सकते हो बिना फी भरे। तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये 150 रुपये हो जाए या 200 रुपये हो जाए। आप बोलोगे ये कैसे हो गया पॉसिबल? हाँ, ये इस कारण से पॉसिबल हो जाता है कि मान लो इस पैसे को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने किसी को लेंड कर दिया, किसी को मतलब किसी देश को, तो ये रिजर्व ट्रेंच आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये बढ़ सकता है, ये भी पॉइंट आपको यूपीएससी बना के पूछ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन से हमको डील करना पड़ेगा कि हाउ मच मनी वी कैन बोरो। तो जवाब होगा 100% ऑफ कोटा। जवाब क्या होगा? 100% ऑफ कोटा। मगर प्रॉब्लम कहां आएगी दोस्तों, कि जब तक आप रिजर्व ट्रेंच जितना पैसा लोगे, ये 25% वाला, तब तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मगर इससे ऊपर जैसे ही पैसा लिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बात समझ में आई? इसी कारण से रिजर्व ट्रेंच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। और रिजर्व ट्रेंच के ऊपर अगर आप पैसा उठाते हो, क्लियर, रिजर्व ट्रेंच के ऊपर अगर आप पैसा उठाते हो तो ये क्रेडिट ट्रेंच बन जाता है। और अब क्या आपके लिए समझना 1% के लिए भी टफ है कि इसको क्रेडिट ट्रेंच क्यों बोलते होंगे? क्योंकि उसके बाद जो आपने पैसा लिया है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लिया है, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसको क्रेडिट ट्रेंच बोल दिया जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं रिजर्व ट्रेंड्स और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। डेट्स इट फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।